नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांत निकेतन इंटर कॉलेज जेल गाजीपुर से यूट्यूब चैनल पर आपके सामने कक्षा 12 गणित विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। शारीरिक से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ टॉपिक देखिए। इसमें आप एग्जाम्पल लेते हैं, करें कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई ए बराबर सी। इतना सिद्ध करना है बिना प्रसार किए। प्रसार करने का मतलब, प्रसार करना होता तो हम इसको लेके ये गायब करते, ऐसे प्रसार करते। चलिए ऐसा करें हम, यह जो आपका है C1 C2 C3, हम यहाँ C1 में जोड़ दें C2 को, C1 में C2 को जोड़ के लिख दीजिए। तो जब जोड़ेंगे C1 में C2 को तो x प्लस वाई और यह आगे जुड़ जाएगा तो प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जेड x वाई ए। क्लियर हुई बात? कोई आपत्ति? इसमें समझने में कोई समस्या हो तो बोलिए भाई। कोई समस्या नहीं? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसमें से हम x प्लस वाई प्लस जेड C1 में से कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेने का मतलब यहाँ से बाहर निकाल देंगे आप x प्लस वाई प्लस जेड, क्या बचेगा? यहाँ एक और यहाँ जेड एक्स वाई ए। अभी आप ये जानते हैं, आपको बताया गया कि यदि किसी सारणी के दो स्तंभ आपस में सर्वसम हो, बराबर हो, तो इस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। जब इसकी वैल्यू शून्य हो गई तो यहाँ से मिल गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड और यह गुणे शून्य हो गया, तो अर्थात क्या मिला? शून्य प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है ना? तो इस तरह से यदि आपको सॉल्व करना होगा तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं आपके लिए। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि हमें कोई त्रिभुज हो उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हो तो इस सारणी विधि से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? यानी क्या गाओ? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना? एरिया आप करेंगे, एरिया त्रिभुज का क्षेत्र। यदि त्रिभुज के तीन शीर्ष होंगे, तीनों शीर्ष क्रमशः A1 B1 और A2 B2 कहाँ रहेंगे, और तीसरा शीर्ष A3 B3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल का एक प्राप्त होगा आपका इस तरह से।
कितना बाबू, ये हो जाएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3 और 1 1 1 इस तरह से प्राप्त हो। कितना होता है सारे के पदों, ठीक है ना। A1 B1 A2 B2 A3 B3 और यहाँ पर एक 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 रख लिया जाता है। और इसके बाद अब इसकी एरिया कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर 1/2 पे होता है बाबू, ध्यान आया, यहाँ पर क्या रहेगा 1/2 रहता है। और इसके बाद फिर जो सारे का प्रसार करते हैं तो या तो हम पंक्ति के पदों में या स्तंभों के पदों में इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों की निर्देशांक क्रमशः आपके सामने में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। -2, 4 और 2 -6 और 5, 4 यह है त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक। फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो यह क्षेत्रफल देखिएगा बाबू, क्या आपने बताया था ना A1 B1 A2 B2 करके, उस तरह से यह A1 B1 A2 B2 A3 B3 है। एरिया निकालना होगा, क्या करेंगे, लिखेंगे -2 A1 यह 4, फिर इसको लिखेंगे 2 -6 और यह 5 और 4 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से 1 1 1 क्लियर। अच्छा चलिए इसमें प्रसार करेंगे तो -2, ठीक है, एरिया बराबर निकाला जा रहा है। -2 ब्रैकेट में ये गायब हो गया और यह -6 का 1 में तो -6 और सूत्र में माइनस होता है, 4 एकदम 4 हो गया और प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस माइनस आता है तो -4 की बारी आ गई। फिर ब्रैकेट में ये देखिएगा ये लाइन और यह समाप्त हो गया। क्या बचा 2 1 1 तो 2 कम 2 -5 एकदम 5 और +1 की बारी आ गई, ये ले लिया आपने, ये बच गए। तो 4 गुना के 8 और माइनस सूत्र में होता है और 6 5 30 तो ये भी माइनस होगा और पहले से माइनस है, यहाँ करके +30 हो जाएगा, +30 हो गया। चलिए आगे, ये -2 और यहाँ गुणा करेंगे, सही घटा लेंगे अर्थात दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, 6 4 10 हुआ -10 और यहाँ से बाबू 2 में से 5 निकाल देंगे, कितना मिला -4 है और गुणे -3 और यहाँ पर क्या है 8 और 3 कितना मिल गया 38 हो गया और एक का गुणा करेंगे 38 ही प्राप्त हुआ। और यहाँ से क्या मिला, यह 10 गुना के 20 और यह भी माइनस यह भी माइनस प्लस 4 यहाँ के 12 और प्लस कितना मिला 38 प्राप्त हुआ। अब यह 20 12 और 38 को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। आप जोड़ने के बाद देखिए क्या प्राप्त होता है 38 जोड़ेंगे तो यह 8 सर यहाँ से एक बात छूटा रहा सूत्र में हमें 1/2 छूट गया था, 1/2 क्या होगा छूट गया था, यह माइनस रहेगा 1/2, 1/2 छूट गया, 1/2 छूट। आगे चलिए, इनको जब आप जोड़ देंगे क्या मिलेगा 8 2 10, यहाँ 8 2 10 और 3 2 5 सॉरी 3 1 4 और 2 6 और 1 80 7 ये 70 मिला और बाहर आपका 1/2 है। अब इस 70 में 1/2 की भाग दे देंगे तो क्या होगा 35 प्राप्त हो जाएगा। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों की निर्देशांक -2, 4 2, -6 तथा 5, 4 है उसका जब हम इस सारणिक विधि से एरिया क्षेत्रफल निकाला गया
तो कितना मिला, उसका क्षेत्रफल आया कितना, 35 प्राप्त हो गया। ठीक है ना, 35 क्षेत्रफल है तो 35 वर्ग इकाई लिख देंगे आप, इकाई। ठीक है ना, ये एरिया प्राप्त हो गया। चाहे जिसको भी निकालना हो आप निकाल देंगे। ठीक है ना। अच्छा, आगे हम आपको बता दें, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए था, एक तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। अगली टॉपिक आप देखिए, अब मेहनत से सिर्फ ईमानदारी से काम करते रहिए, मेहनत से काम करते रहेंगे, सवाल लगाते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम आप पूछते रहिए, हम प्रयास करेंगे। आपको नंबर दिया गया होगा, इस नंबर पर अपनी समस्या सेंड करिए। ठीक है ना। अगली टॉपिक है उपसारिक तथा सहगुणनखंड, बड़ी इंपॉर्टेंट है उपसारिक, इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। उपसारिक तथा सहगुणनखंड, गुणनखंड। उपसारिक के बारे में शायद आपको पीछे मिला रहा होगा। ठीक है, उपसारिक का मतलब माइनस माइनस, और सहगुणनखंड का मतलब कोफैक्टर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है। अब आइए उपसारिक किसको कहते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को छोड़ देने से जो कुछ बचता है, ठीक है ना, या जो सारणी प्राप्त होती है उसे दिए गए सारणी का क्या कहेंगे, उपसारिक, उपसारिक कहा जाता है। ठीक है ना, उसे उस अवयव का उपसारिक कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं उपसारिक को बताऊं, यह हमने ले लिया 3 4 5 6 7 8 1 2 3। अभी हमने परिभाषा दे रहे हैं उपसारिक का, समझ लीजिए माइनस किसको कहते हैं। किसी दिए गए सारणी, क्या दिया गया सारणी है, इसके किसी अवयव, मान लीजिए यह अवयव से जाने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को छोड़ देने पर जो सारणी प्राप्त होगी, हमें कौन सी सारणी प्राप्त हुई बाबू, 7 8 2 और 3, यह सारणी प्राप्त हुई। तो यह सारणी इस अवयव 3 का क्या कहलाएगा, उपसारणी कहलाता है, उपसारणी। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई होगी बाबू। यदि हमें इस 7 का, ध्यान दीजिए, ये जो 7 अवयव को लेते हैं, जब 7 को लेंगे इस बार, तो यह लाइन छोड़नी पड़ेगी और यह स्तंभ छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या बचेगा आपका, बच जाएगा आपका 7 के लिए 7 का। ठीक है, यह मिला 3 5 6 और 3, यह प्राप्त हो गया। यह क्या मिला, यह 3 5 6 और 3, यह किस तत्व 7 का क्या कहलाएगा, उपसारिक, माइनस माइनस कहा जाएगा। ठीक है, अब तो कोई आपत्ति नहीं है उपसारिक के बारे में। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं सहगुणनखंड क्या होता है। सहगुणनखंड, ठीक है ना, सहगुणनखंड को यह भी कहा जाता है, सहखंड भी कह दिया जाता है, सहखंड भी लिख दिया जाए, सहखंड, सहगुणनखंड, ठीक है ना, अथवा सहखंड भी कहा जाता है, कोफैक्टर। चलिए, आपने उपसारिक समझ लिया, अब यह हम समझना है हमें सहखंडक या सहगुणनखंड क्या होता है। तो इसमें सहगुणनखंड में देखेंगे किसी सारणी के किसी अवयव का सहखंड या सहगुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है।
किसी सारणी के अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव के उप सारणी का उचित चिन्ह के साथ होता है। उचित चिन्ह के साथ का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, 3 2 1 5 3 4 और 3 7 2, यह हमने ले लिया। अगर यदि हम इसका क्या करना है, सहगुणनखंड, सबसे पहले हम उप सारणी बता दें। यदि हमें 3 का उप सारणी बताना है, 3 का उप सारणी, 3 का उप सारणी होगा क्या भाई, क्योंकि 3 यहाँ पे समाप्त हो गया, यह मिल गया 3 4 7 और 2, यह 3 का उप सारणी है। लेकिन यदि हम इसका सहगुणनखंड लिखना होगा हमें, तो कह रहा है कि उचित चिन्ह के साथ, ठीक है ना। या एक सूत्र यह भी हो जाता है, जैसे मैं इसके सहगुणनखंड के बताऊं तो लिखेंगे किसी अवयव का सहगुणनखंड, किसी अवयव का सहगुणनखंड बराबर क्या होता है, -1 पावर r प्लस c और इंटू उप सारणी क्या लीजिएगा, किसी भी अवयव का सहगुणनखंड बराबर -1 पावर r प्लस c इंटू उप सारणी होता है। यहाँ पर r का मतलब रो और c मतलब कॉलम, रो अर्थात पंक्ति और स्थान, किसी भी अवयव का। जैसे में इस 3 का हमें उप सारणी बताना था ना, तो 3 का जब हम सहगुणनखंड बताएंगे, गुणनखंड, ध्यान देना क्या होगा, उचित चिन्ह के साथ। अब 3 यह किस पंक्ति और किस स्तंभ में है भाई, तो -1 पावर, बोलिएगा r प्लस c सूत्र में होता है, r प्लस c, लेकिन रखेंगे नहीं, r का मान क्या है, पहली पंक्ति, धन कौन सा स्तंभ में है, पहला, तब इसके बाद इसको लिख देते हैं 3। और देखिए इसका मान निकालते हैं सारणी का, जब मान निकालेंगे तो कितना होगा, ऐसे नहीं छोड़ देंगे इसको, 3 दूना के 6 और -7 के 21, तब इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना, 5 बचेगा, -5 सॉरी 15, माइनस कितना, 15 से 21 हो जाएगा, यह बात होती है, -15 होगा। तो जब यह करेंगे आपका 1 1 2, तो वही काम 3 4 7 2, यह लिखिए, या आप सीधे इसको लिख सकते हैं, -1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। अब -1 पर 2 का कितना होगा भाई, घातों की संख्या यहाँ पर विषम है, इसलिए यह माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धन हो जाएगा। तो इसका मान भी कितना मिलेगा, -15 ही प्राप्त होगा, -15 ही प्राप्त होगा। क्लियर होगा, नहीं अभी नहीं क्लियर हुई, अभी मैं लेता और एग्जाम्पल आपका। अर्थात यह कह सकते हैं, किसी भी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड उचित चिन्ह के साथ उसका उप सारणी होता है। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि ले लीजिए बाबू 5 का क्या सहगुणनखंड, कहीं उप सारणी निकालो पहले, उप सारणी कितना होगा, जल्दी बोलिए फटाक से, इस गया और ये गया ना, 2 1 7 2 1 7 2 प्राप्त हो गया। कितना मान आएगा इसका, 2 दूना के 4, -7 से कम 7, कितना मिला, 7 में से 4 घटेगा, -3 प्राप्त हो गया। पक्की बात, तो ठीक। अब 5 का सहगुणनखंड कितना होगा, उचित चिन्ह के साथ, यानी सहगुणनखंड बराबर -1 पावर r प्लस c इंटू उप सारणी होगा। चलिए भाई, -1 पावर कितना बाबू,
आर। इस 5 के बारे में सोचिए कि यह 5 कौन सी पंक्ति में है, दूसरा पंक्ति में, प्लस कौन से स्तंभ में है, पहला स्तंभ में है। क्लियर? ठीक। और इंटू किसका मान होता है भाई? उपसारणी का मान क्या है? -3 है। आप रख लो, -3 रख लीजिए। आगे बढ़िए। 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा, अर्थात -1 पर 3 घात हो गया। तो -1 पर जब आप कितना करेंगे? 3 घात करेंगे और गुणे -3 है, तो -1 पर विषम घात तो माइनस ही देगा। तो यह दे दिया माइनस, और ये पहले से माइनस है 3, यह माइनस इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या मिला? +3 हो गया। अर्थात इस सारणी में 5 का उप सारणी का मान प्राप्त हो गया -3, और इसका सहगुणनखंड या सहखंड, यह भी लिख सकते हैं, बोला ना, सहगुणनखंड या सहखंड कितना प्राप्त हुआ? यह 3 प्राप्त हुआ। इसीलिए इस बात को आप जानते हैं ना, इसीलिए चलता है प्लस का मतलब क्यों प्लस होता है भाई? देखिए चलता क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे क्योंकि ये पहले जगह पर है। पहले जगह का मतलब पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में, पहले पंक्ति पहला स्तंभ यह मिलकर के 2 हो जाता है, सब घात हो जाता है माइनस पर। और यह दूसरे पंक्ति, सॉरी पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो सीधी सी बात है भाई, वह 3 हो जाएगा तो विषम घात हो जाएगी। यहाँ पर पहला और तीसरा, तो पहला 3 मिलकर के 4 हो जाता है, घात सम हो जाता है माइनस पर, यह धन में आ जाता है। ले लो। अब यहाँ पर देखते हैं यह कौन सा है? तीसरी पंक्ति है, और प्लस कौन सा स्तंभ है? दूसरा। तो 3 2 मिलकर के क्या हुआ? 5 हो जाता है। तो 5 होगा तो -1 पावर 5 घात क्या देगा? माइनस देगा। यह माइनस आ जाता है। क्लियर होगा? चलिए, तो यह है आपका सहगुणनखंड और उपसारणी। ऐसे सवाल दे देगा आपका, और उन सवालों से पूछेगा आपका इसका उपसारणी बताइए और सहखंड बताइए कितना प्राप्त होगा। तो इनकी सहायता से आप जो हमने बताया आपको, इसका उपसारणी का सहखंड आसानी से बता सकते हैं, एकदम उसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आगे हम आपको बता देते हैं सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह क्या होता है, आइए बताते हैं सहखंडज आव्यूह। आइए सहखंडज आव्यूह के बारे में देखते हैं। सहखंडज आव्यूह क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर संबंधित और आगे टॉपिक है सहखंड। अभी आगे हम पढ़े थे सहगुणनखंड या सहखंड, लेकिन यहाँ सहखंड नहीं, सहखंडज है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है। और पीछे हम कोफैक्टर पढ़े थे, और यहाँ पे क्या पढ़ना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स? करे कि किसी दिए गए आव्यूह, किसी दिए गए आव्यूह, किसी दिए गए सारणी, किसी दिए गए सारणी के, हाँ देखिए बाबू यहाँ से, यानी सारणी नहीं आव्यूह के बारे में जानना है। अब आप कहेंगे कि सारणी में आव्यूह आ गया, सारणी का लगभग टॉपिक आपका पीछे तक ही था। अब यहाँ से सहखंडज आव्यूह के बारे में पढ़ना है। बहुत पहले किताबों में यह सहखंडज आव्यूह जो है उस आव्यूह वाले चैप्टर में ही था, लेकिन अब यह जो नए सिलेबस आपके हैं, इन नए सिलेबस में अब इसको जो सारणी के पीछे लगा दिया है, अब इसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन आव्यूह से ही संबंधित पढ़ेंगे हम इसमें।
आव्यूह का ही सिंबल बनाना होगा इसमें आपका, ठीक है ना। आव्यूह तो सहखंडक आव्यूह पढ़ना है। यदि ए आपका दिया गया है, यदि ए बराबर या ए आई जे, यदि ए बराबर ए आई जे एक यन गुणे यन क्रम का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो ए का सहगुणनखंड ए आई जे, ए का सहगुणनखंड ए आई जे हो तो ए के सहगुणनखंड के व्युत्क्रम को जान लीजिएगा। यदि ए बराबर इतना एक वर्ग आव्यूह हो और ए का सहगुणनखंड ए आई जे हो, तो ए के सहगुणनखंड के परिवर्त आव्यूह को सहखंडक आव्यूह कहते हैं। यानी सहगुणनखंड से प्राप्त जो आव्यूह होगा उसके परिवर्त आव्यूह को एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी सहखंडक आव्यूह कहते हैं। जैसे मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बात समझ जाएंगे बात को, इसको हम बता दें। सहखंडक आव्यूह यानी सहगुणनखंड से जो प्राप्त आव्यूह होंगे उसके परिवर्त आव्यूह को एडजॉइंट ए कहा जाता है। परिवर्त आव्यूह पीछे बताया गया था, यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वह दिए गए आव्यूह का क्या कहलाएगा? हाँ, बड़ी अच्छी बात, परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। जैसे 2, 3, 4, 5 यह एक आव्यूह है ए, तो इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा, तो इसके परिवर्त को ए डैश से डिनोट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा बाबू? इसको इसमें बदल देना है, 2, 3 और यह 4 और यह क्या हो गया 5, यह परिवर्त आव्यूह होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यही आव्यूह दिया गया 2, 3, 4, 5, तो हम इसका क्या प्राप्त कर लें? सहगुणनखंड प्राप्त कर लें। क्या प्राप्त करेंगे? सहगुणनखंड। चलिए मैं निकालता हूँ। तो सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इस हम 2 का सहगुणनखंड, अब देखिए 2 का यानी यह कौन सा? पहला पंक्ति और पहले स्तंभ में है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा में 11 भी लिख सकते हैं। 11 माने यह किसका है? जिस तत्व का भाई पहले पंक्ति और पहला स्तंभ वाला यह अवयव है, ठीक है। तो इसका यह पंक्ति समाप्त है, ये क्या मिला? 5 मिलेगा। सब उपसारित नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देना। अब यह कौन सा होगा? बताया था ना, यह प्लस माइनस से नहीं चलेगा। अब यह क्या होगा? -1 पावर r प्लस c से और इंटू 5 आ जाएगा, तो यह कितना मिलेगा? 1 1 2 हो जाएगा, अर्थात ये 5 ही होगा। अब ये क्या है भाई? A12 यानी किसका? 3 का, जो 3 का लेना होगा तो यह समाप्त क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। लेकिन अभी ध्यान देना, -1 पावर कितना? पहला है और दूसरा यानी 1 धन 2, देख रहे हैं? 1 2 कितना हुआ? 3 हो गया। तो 3 होने का मतलब क्या हुआ? यह -4, ठीक। अब यहाँ पर आ जाए 4 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका सहगुणनखंड निकाल रहे हैं। अब ये 4 लिया आपने, यह लाइन समाप्त, क्या बचा? 3 लिया। लेकिन -1 पावर
आर प्लस सी, आर का मान क्या है दूसरी पंक्ति, और कौन सा स्तंभ है पहला स्तंभ है। तो 2 एक कितना मिला 3 मिला, 3 का मतलब विषम है तो यह कितना हो जाएगा -3। सीधी सी बात। अच्छा अब यह कितना मिला भैया a22, a22 का मतलब वही हुआ -1 पावर कितना बोले जल्दी से, हाँ दूसरा पंक्ति या दूसरा स्तंभ, और यह लिया 5 लेना है ना, ध्यान देना 5 ले लिए समाप्त हो गया, 2 मिलेगा 2, यह 2 2 4 हुआ धनात्मक हो जाएगा यह, अर्थात 2 प्राप्त हो गया। जब इन्हें हमें लिखना है अभी तो यह सगुणनखंड प्राप्त हुए, क्या मिले सगुणनखंड प्राप्त हुआ। अब जरा इनको हम इकट्ठा कर लें सगुणनखंडों को, मान लिया गया किसके द्वारा b के द्वारा मान लेते हैं, b के द्वारा, एक और b के द्वारा, ये माने कि लंबा हो गया भाई। 1 11 क्या मिला 5, यहाँ लिखेंगे सहगुणन सहगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह, एक सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या क्या लिखेंगे भैया इतना 5 12 में -4 और 21 में -3 और 22 में 2 क्या मिला 2। अभी ये क्या मिला है, अभी तो हमें सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह मिला है, लेकिन यह आव्यूह हमने b के बराबर मान लिया है। हमें निकालना क्या है भैया, हमें निकालना है सहखंडज आव्यूह निकालना है, एडजॉइंट ए, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर जब निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा, यह b का परिवर्त आव्यूह यानी b डैश निकालना है। b डैश निकालने से मतलब क्या हो जाएगा, यह मिल गया आपका b डैश का मान क्या मिलेगा भैया, यह मिल जाएगा। इसको पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर लेंगे, 5 -4 और यह कितना मिला -3 और 2 प्राप्त मिल गया। एडजॉइंट आव्यूह आपको मिल गया, कोई आपत्ति हो तो बोलिए, नहीं आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ये है एडजॉइंट ए निकालने का तरीका। अब इस एडजॉइंट ए पर संबंधित और भी आपको सवालें मिलेंगी और भी चर्चाएं होंगी। हाँ देखिए आपके सामने एक एग्जांपल में छोटा सा लिया है, इसमें आपसे सवाल किया जा सकता है कि सभी सहखंडों को ज्ञात करके सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सभी सहखंडों को, सहखंड मतलब को फैक्टर को ज्ञात करके सहखंडज यानी एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। तो यह जो दिया है आपका आव्यूह, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यह इसको मान लिया हमने ए के बराबर मान लिया, तो लिखेंगे साइड ए के सभी सहखंड, सहखंड मतलब A11 लिखना पड़ेगा बाबू, ध्यान देना A प्लस होता है। अब देखिए 3 वाले में बड़ी सुविधा होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो हमेशा चलता रहेगा। ये प्लस रहेगा तो यह क्या मिलेगा, देखिएगा यह समाप्त हो गया और यह ले लेंगे कितना 4 10 में 40 और माइनस 7 6 42 और पहले से भी माइनस है, यहाँ से माइनस प्लस 42 हो गया, बराबर कितना हो गया 82 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद A11 हो गया, अब यहाँ से निकाल लेंगे हम A12 लिख लीजिए कितना, यह काम यह समाप्त हो गया। ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ, ए लाइन समाप्त, सब रहा होगा 3 दाव में 30 हो गया। और एक ध्यान देना बाबू, प्लस या माइनस आ गया, माइनस ध्यान देना 23 और माइनस इसका बुरा कर लेंगे 28 हो गया। तो 30 में से 28 घटाने में कितना मिलेगा, 2 मिल गया, -2 प्राप्त हो गया। कितना मिला
-2 प्राप्त हो गया। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से अब आप निकालेंगे A13। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस, अब क्या मिला, प्लस मिल गया। प्लस है तो रहने दीजिए, ये काम हो गया। इसमें गुणा कर ले 36 18 माइनस 18 मिला, माइनस 18 मिल गया। और उसके बाद फिर तो ध्यान देना, गायब है ना आपका, 4 चौका 16 माइनस 16 मिल गया, अर्थात मिल गया। जोड़ लेंगे 8 6 14 2 1 1 1 2 और 1 3 -34 प्राप्त हो गया। अब किसी बात है, अब उसी तरह से 21 निकाल लेंगे। 21 में यह लाइन जाएगी और यह लाइन जाएगी, इसका गुणा यहाँ पर होगा 3 में 30, ठीक है ना। और उसके बाद अब 3 में 30 हो गया और ये 6 चौका 24 प्लस 24 हो गया, कितना मिल गया 30 24 54 प्राप्त हो गया। ठीक। और जब आप निकालेंगे A22 को, A22 निकाल लीजिए। A22 वाले 4 लेना है, यह लाइन गाया और ये लाइन गाया, इसका गुणा हो जाएगा 10 गुना के 20 और माइनस 4 चौका 16 हो गया, अर्थात कितना मिलेगा, निकाल लीजिए। इसमें से 20 में से 16 जाएगा 4 हो गया। तो आप यहाँ से जहाँ लेते रहेंगे क्या था, ये 2 2 4 है ना, तो धन ही रहेगा और ये माइनस वाली केस आ जाएगी, यहाँ से आपका माइनस ही होगा, माइनस, क्योंकि 2 1 3 है 2 2 4 है, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर से प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा। अब देखा जाए A 21 22 23 की बारी आ गई, 23 में यहाँ 5 है, माइनस रहेगा आपका, माइनस कर लीजिए, इसकी बारी आ गई। ठीक है, ध्यान रखो, यह समाप्त, यह समाप्त, क्या मिला 2 का गुणा माइनस माइनस 12 और 3 का 4 में 3 चौका 12 माइनस 12 मिला, तो 24 हो जाएगा और यह धन 24 हो गया, धन 24। चलिए बाबू 31 निकाल लीजिए, ध्यान देते रहिएगा बाबू। 31 ए लाइन गाया, ए लाइन गाया, 7 के 21 और माइनस कितना मिला 4 चौका 16, 21 में से 16 निकालेंगे, 16 5 21 या 5 बच गया। और इसके बाद A 32 32 3 तो 5 है, माइनस आ गया है, ए लाइन गाया और ए लाइन गाया, 7 गुना के 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 यानी कि 14 में से 12 निकालेंगे 2 माइनस 2। अब यहाँ पर क्या मिला 1 35, 3 3 6 संपन्न क्या आ गया, ये लाइन आ गई 4 गुना के 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 बराबर माइनस 1। ये आपने निकाल लिया। अब नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि साइड ए के सह खंडों से प्राप्त, ठीक है ना, सखंडों के तत्वों, सखंडों के तत्वों लिख लेना भाई, सखंडों के तत्वों से प्राप्त सहघूर्ण खंड B बराबर मान लिया गया। चलिए 82, ये कितना मिला -2 और ये कितना -34 और ये कितना मिला -54 और ये कितना मिला 4 मिल गया और ये कितना मिला 24 मिला। ध्यान दीजिएगा 5 और ये कितना मिला -2 और ये कितना मिल गया -1 प्राप्त हो गया। कोई आपत्ति नहीं, चलिए चल चलिए बराबर। हाँ, अभी आपने क्या निकाला A11 A12 A13 A21 A22 23
और 31, 32, 33 ये आपने निकाल लिया। और जो भी मिला वो -1 का और r+c के हिसाब से निकाला। और इन मानों को यानी इन सभी तत्वों के सहगुणनखंड जो है इनको एक जगह हमने मान लिया कि यह b के बराबर है। एक आव्यूह को निर्मित किया, लेकिन इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा? b डैश लिख दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए 82, 54, 5 -2, 4 -2 -34, 24 और -1। यह b डैश यानी b का परिवर्त। b का परिवर्त का मतलब एक तत्वों के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह मिला है। अब यहां निकालना है एडजॉइंट ए अर्थात सहखंडज आव्यूह जो दिया गया था उसका यह मिल जाएगा। क्या होता है? बराबर b का परिवर्त आव्यूह अर्थात b डैश आप निकाल देंगे। क्या मिला? यह मिल जाएगा 82 -54 5 -2, 4 -2 -34 और 24 -1 हो गया। तो आज आपने सहखंडज आव्यूह निकालना जान गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना जान गया। इतना काम जानना था। इसके आगे जब ये जान जाएंगे तो आगे का रास्ता एकदम सरल, एकदम आसान। ठीक है, आप मेहनत करिए। जो भी समस्याएं हो रही हैं आप पूछिए कि यह हमसे नहीं हुआ, यहाँ बातें न समझ में आई, आपको बताया जाएगा। ठीक, इसे आप एकदम हल्के में न लीजिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। अब ये इंतजार करेंगे कि विद्यालय खुलेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ेंगे। क्या गारंटी है विद्यालय खुलेगा? अब 1 महीना और बंद हो गया। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, परीक्षा आ जाएगी, परीक्षा देना आपका जो है कि मजबूरी बन जाएगी, परीक्षा देना ही देना है। पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या देंगे? कुछ हमारे यहाँ से मदद लीजिए और कुछ अपने से मदद करिए। ऐसे कर करके आप मेहनत करिए। 10-12 वाले बच्चे इस बात का ध्यान दीजिए, एकदम घूमना फिरना इधर उधर फालतू की बातों में उलझना एकदम छोड़ दीजिए। जहाँ से हो सके पढ़ाई करिए। ठीक है, एकदम दिखा दीजिए बढ़िया अंक ला करके कि हमने क्लास नहीं किया फिर भी उस समय बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि बहुत अच्छा नंबर लाया। आप अच्छा नंबर लाइए और सबके नज़र में अच्छा बनिए। तब तक अच्छा के लिए अच्छा सा नमस्कार, धन्यवाद।